मित्रों नमस्कार, मैं अनुज कुमार शुक्ला। पर्यावरण का अध्ययन चल रहा है। पर्यावरण में कल पढ़ाया गया आपको कि पर्यावरण पर मानव द्वारा किए गए क्रियाकलाप का क्या प्रभाव पड़ा। आज उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। पर्यावरण के संघटक का अध्ययन करना है। पर्यावरण के संघटक मुख्य रूप से 3 संघटक हैं। भौतिक संघटक या इसी को हम कहते हैं अजैविक, दूसरा है जैविक संघटक, और तीसरा है ऊर्जा संघटक। भौतिक या अजैविक संघटक के अंतर्गत स्थलमंडल, वायुमंडल, और जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। जैविक संघटक में शामिल होते हैं वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मानव, सूक्ष्म जीव। ऊर्जा संघटक के अंतर्गत सौर ऊर्जा, अन्य प्रकार की ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब को हम ऊर्जा संघटक के अंतर्गत शामिल करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चाहे हम पर्यावरण के संघटक पढ़ें या हम पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक पढ़ें या हम जीवमंडल के, यही 3 संघटक हैं। यदि पर्यावरण के संघटक तब भी बहुत अजैविक, जैविक और ऊर्जा। यदि हम जीवमंडल के संघटक पढ़ते हैं तब भी अजैविक, जैविक और ऊर्जा संघटक। पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक को अगर हम पढ़ते हैं तब भी यही 3 संघटक होते हैं। अब जैसे हमने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र या जीवमंडल क्या है, तो जीवमंडल में जैसे जैविक संघटक के वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मानव और सूक्ष्म जीव को हम क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि यही सब मिलकर जीवमंडल की रचना करते हैं। और इनको आधार या निवास क्षेत्र प्रदान कौन करता है, अजैविक मंडल। अजैविक मंडल जैविक संगठकों को या अजैविक संघटक जैविक संगठनों को आधार या निवास क्षेत्र प्रदान करते हैं। आगे इसमें हम चर्चा करते हैं कि अब जैसे पारिस्थितिकी की बात आई तो पारिस्थितिकी क्या है, थोड़ा सा इसको जानना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके बारे में अध्ययन करने के बाद हम आगे तो चलते हैं अजैविक संगठकों में। पारिस्थितिकी को हम अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में हम कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी ग्रीक भाषा के आइकस और लोगस से बना शब्द है। आइकस का मतलब होता है घर और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। आइकस का अर्थ होता है घर और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन करना। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नस्ट हेकल ने किया। अर्नस्ट हेकल ने किया और पारिस्थितिकी को परिभाषित भी अर्नस्ट हेकल ने ही किया था। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नस्ट हेकल ने किया। अब वास्तव में पारिस्थितिकी है क्या, वातावरण और जीव जंतु, वातावरण और जैविक घटकों के मध्य संबंध को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है पारिस्थितिकी
तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग 1935 ईस्वी में A.G. टांसले ने किया। A.G. टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? पारिस्थितिकी तंत्र इन्हीं जीवमंडल या जैविक संघटकों के मध्य पारस्परिक अंतःक्रिया को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जैविक और अजैविक घटकों के मध्य पारस्परिक जो क्रिया होती है उसी को, या जो रचना ये करते हैं उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी में संबंध स्थापित होता है और पारिस्थितिकी तंत्र में इन दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित जीव जंतुओं, वनस्पतियों और अन्य घटकों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे घटकों को जानने से पहले थोड़ा सा हमको इससे प्रश्न आता रहता है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने किया। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? A.G. टांसले ने किया। ये दोनों हैं क्या? या जीवमंडल क्या है? इससे भी प्रश्न बनता है कि जीवमंडल क्या है, तो जीवमंडल में क्या शामिल होते हैं। तो ये सब आपको बताया गया कि जीवमंडल में पौधे, वनस्पतियाँ, सूक्ष्म जीव, मानव आदि शामिल होते हैं। अब इनको जानने के बाद आप एकदम निश्चिंत हो गए होंगे कि पर्यावरण के संकटक अगर हम कहें, चाहे पारिस्थितिकी तंत्र के संकटक कहें या हम जीवमंडल के संकटक कहें, सब एक ही हैं। अब उसी में से एक का अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहले हम अजैविक संगठकों का अध्ययन करेंगे। अजैविक संकटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपको बताया गया। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल इसके अंतर्गत आते हैं। तो अजैविक संकटक में सबसे पहले हम स्थल मंडल का अध्ययन करेंगे। स्थल मंडल को जानने से पहले अगर थोड़ा सा हम भूगोल, क्योंकि पर्यावरण एक भूगोल का ही विषय था, आज अलग विषय के रूप में हुआ, तो स्थल मंडल पर विभिन्न श्रेणी के उच्चावच हैं। ऊंची नीची ज़मीनें हैं या भूमि है। तो उच्चावच में जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं जैसे महाद्वीप हैं, महाद्वीप पर पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता। फिर इसके द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जितने हैं, पर्वत हैं, पठार है, भ्रंश है, मैदान हैं, घाटियाँ हैं, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच आते हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच आदि को सम्मिलित किया जाता है और संपूर्ण स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी का 29.2% भाग पर फैला हुआ है। 29.2% भाग पर स्थल मंडल है। सामान्यतः इसको हम 29% ही लिख लेते हैं। और जहाँ तक जलमंडल की बात है 71% माना जाता है, या जब हम 29.2 करते हैं तो 70.8% इसको हम मानते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल है वो 29% या 29.2% भाग पर फैला हुआ है। अब इस स्थल पर जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना चाहिए। यदि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान लेते हैं तो आंतरिक संरचना के आधार पर उस पर विभिन्न पर्वत, चोटियाँ, मैदान कैसे बने, थोड़ा सा पर्यावरण के अंतर्गत इससे प्रश्न भी आते रहते हैं, इसका अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते समय एक इसका हम तिर्यक काट बनाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक तिर्यक काट है। पृथ्वी की इस आंतरिक संरचना का निर्धारण यानी आधुनिक शोध के आधार पर किया गया। आधुनिक शोध रासायनिक तत्वों के आधार पर और भूकंपी तरंगों के आधार पर। भूकंप की तरंगों के आधार पर, भूकंप की तरंगों के आधार पर, रासायनिक तत्वों के आधार पर और आधुनिक शोध के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है।
सबसे पहले आंतरिक संरचना का निर्धारण भूकंपी तरंगों, ज्वालामुखियों की क्रिया, घनत्व, दबाव आदि के आधार पर किया गया। तो सबसे पहले हम भूकंपी तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग बताए गए। एक है लिथोस्फीयर, दूसरा है पायरोस्फीयर और तीसरा है वायरोस्फीयर। रासायनिक तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग। एक को कहा गया ऊपरी भाग को सियाल, मध्य भाग को सीमा और निचले भाग को कहा गया निफे। आधुनिक शोध के आधार पर आंतरिक संरचना के 3 भाग। एक को कहा गया क्रस्ट, दूसरे को कहा गया मेंटल और तीसरे को कहा गया क्रोड। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड या कोर भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पर जो तिर्यक काट है इसमें हम विभिन्न भागों का विभाजन कर लेते हैं। जैसे शून्य है, 0 से 30 किलोमीटर, फिर मेंटल है 2900 किलोमीटर, फिर क्रोड है 6370 किलोमीटर। यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक तिर्यक काट। दोस्तों, सबसे पहले जो भूकंपीय तरंगों के आधार पर हमें पता चला कि जब भूकंप किसी क्षेत्र से आता है, थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए हमारी ये सतह है और यहाँ से भूकंपीय तरंगें निकलती हैं। तो भूकंप से 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। एक को कहते हैं पी, एक को कहते हैं एस और एक को कहते हैं एल। प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और धरातली तरंगें। भूकंपीय तरंगें जिस स्थान से निकलती हैं इसे हम कहते हैं भूकंप मूल। भूकंप मूल और ये तरंगें सतह पर आती हैं, तरंगें सतह पर पहुंचती हैं। तो प्राथमिक तरंगें जो सबसे पहले पहुंचती है उसे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय यानी कि धरातली तरंगें। सबसे बाद में पहुंचती है धरातली तरंगें। इसलिए इस पर भी प्रश्न बना कि सबसे खतरनाक कौन तरंग है, धरातली तरंग है, या सबसे विनाशकारी कौन सी तरंग है, तो धरातली तरंग है। सतह पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है, पी तरंग पहुंचती है। कौन सी तरंग है जो ठोस और द्रव अवस्था में चलती है लेकिन गैसीय अवस्था में विलुप्त हो जाती है, पी तरंग है। कौन सी है जो ठोस में चलती है बाकी अन्य माध्यमों में विलुप्त हो जाती है, एल तरंगें सभी माध्यमों में चलती हुई सतह पर सबसे बाद में पहुंचती है और पहुंचने के बाद ये समानांतर गति करती है, इसलिए सबसे विनाशकारी हो जाती है। तो मित्रों, इसे क्यों बताया गया, इससे आपको पता चल गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पदार्थ की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, मुख्य रूप से जो पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, ये सभी अवस्थाएं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पाई जाती हैं। इससे हमें पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सभी अवस्थाएं हैं। और किस आधार पर पता चला, भूकंप की तरंगों के आधार पर पता चला। और उस आधार पर इसके 3 भाग, ये भी एक बार परीक्षा में आ चुका है। हम सीटेट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जब आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं, पर्यावरण के अंतर्गत ये शामिल है, तो कहीं भी जो भी प्रश्न आया है उसको याद करना अति आवश्यक हो जाता है। तो इस आधार पर यहाँ पर ये 3 भाग हैं। अब आता है कि रासायनिक तत्व के आधार पर। रासायनिक तत्व के आधार पर एडवर्ड शेष नामक विद्वान ने रासायनिक तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग बताएं। एक को कहा गया सबसे ऊपरी भाग को सियाल, मध्य भाग को सीमा और निचले भाग को निफे कहा गया। सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक है। सीमा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम है। निफे निकिल और फेरस है। इससे भी प्रश्न आता है कि रासायनिक तत्वों के आधार पर कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, सियाल, सीमा, निफे। किस भाग में सिलिकॉन एल्युमिनियम अधिक है, सियाल में। सिलिकॉन मैग्नीशियम किस में है, सीमा में। निफे यानी निकिल और फेरस की मात्रा किस भाग में है, निफे वाले भाग में। अब आधुनिक शोध के आधार पर इसके 3 भाग, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। इनकी गहराई चित्र में आपको दिखाई दे रही है कि सबसे
0 से लेकर 30 किलोमीटर तक क्रस्ट या भूपर्पटी, इसी को कहा जाता है भूपर्पटी। मध्य भाग मेंटल है और निचला भाग कहलाता है क्रोड या कोर। ये क्रोड हो गया, ये मेंटल हो गया और ये हो गया क्रस्ट या भूपर्पटी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में यहाँ जो सीटेड या टेड के लिए जो महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आता है कि जब हम सतह से नीचे जाते हैं तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, या अगर दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा कि 2.8 से 3 मिली घन सेंटीमीटर ms कहा जाता है, इसका घनत्व होता है। अब इसके बाद 5.5 तक मेंटल का, जैसे जैसे नीचे जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है और अधिकतम जो घनत्व होता है जो माना गया है 13.6 तक क्रोड का निचला घनत्व होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में विभिन्न भागों पर कुछ न कुछ असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। इस डिसकंटिन्यूटी से भी प्रश्न आते हैं कि जो सबसे पहले जो असंबद्धता है क्रस्ट और मेंटल के मध्य, यहाँ पर एक मोहोरोबिक ने इसे खोजा, इसलिए इसे मोह असंबद्धता कहा गया। इसे गुटेनबर्ग ने खोजा, गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा गया। और क्रोड के भाग में 2 भाग बनाया गया, एक को कहा गया बाह्य क्रोड और दूसरे को कहा गया आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड यानी 51 से 5150 किलोमीटर तक बाह्य क्रोड और उसके निचले भाग पर आंतरिक क्रोड। यहाँ से एक बार प्रश्न आया, हालांकि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो धारणा है, ग्रहण पर कल्पना है, उस आधार पर या अन्य इस पर एक प्रश्न आया कि पृथ्वी का कौन सा भाग पूर्ण रूप से ठोस है। तो ज़्यादातर इसको या आयोग वगैरह में जो उत्तर आया कि पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड का भाग है वो ठोस अवस्था में है। इससे प्रश्न बन चुका है। तो यहाँ पर आपके लिए जो महत्वपूर्ण है सीटेट के लिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कितने भाग बताए गए। भूकंपीय तरंगों के आधार पर 3 भाग, रासायनिक तत्वों के आधार पर भी 3 भाग, आधुनिक शोध के आधार पर भी 3 भाग। सतह से हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तापमान और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी प्रश्न आ चुका है। तो ताप और घनत्व दोनों बढ़ता है। यही है पृथ्वी की आंतरिक संरचना या स्थल मंडल का एक छोटा सा भाग है। अब आगे अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे और अधिक से अधिक इसको आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।